मनोविज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम जनरल साइकोलॉजी या सामान्य मनोविज्ञान जो कि आपका पेपर 1 है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में से हम मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है और मनोविज्ञान का इतिहास क्या था, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी यूनिट के अंतर्गत हम मनोविज्ञान की विधियाँ या मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कई तरीके की विधियों का उपयोग किया जाता है। मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण 3 विधियां हैं वे हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि को अवलोकन विधि भी कहा जाता है। तीसरी विधि है एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोगात्मक विधि। इन तीनों विधियों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के अध्याय में हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्निरीक्षण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अंतर्निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। इसका सबसे पहले उपयोग विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर द्वारा किया गया। विलियम वुंट को हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन मेथड का उपयोग विलियम वुंट और टिचनर ने किया। अंतर्निरीक्षण विधि का शाब्दिक अर्थ है अंतस। तो अंतर्निरीक्षण विधि को अंतस का निरीक्षण करने वाली विधि भी कहा जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों को स्वयं अध्ययन करके बतलाता है तो इसे हम अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। When individual express his inner experiences, then this method is known as introspection method. तो आंतरिक अनुभवों को स्वयं अध्ययन कर बताना ही अंतर्निरीक्षण विधि है। विलियम वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति या कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा था। तो इस चेतन अनुभूति को केवल हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड द्वारा ही अध्ययन कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों का स्वयं अवलोकन करके बताता है। विद्यार्थियों, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक फूल को सूंघ कर ये बताता है कि फूल काफ़ी सुगंधित है, तो यह एक अंतर्निरीक्षण का उदाहरण होगा, क्योंकि फूल को सूंघने के बाद उसके भीतर जो भी अनुभूतियाँ उत्पन्न हुई उसको वो स्वयं अवलोकन करके बतलाता है। इसलिए हम इसे इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति दर्पण में देखकर यह कहे कि उसके बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं, तो उसे हम अंतर्निरीक्षण विधि का उदाहरण नहीं मानेंगे, क्योंकि दर्पण में देखकर सिर्फ यह बतलाना कि ये बाल सफ़ेद हो गए हैं, यह केवल एक व्यवहार का वर्णन है, जो कि स्वयं निरीक्षण करने के कारण
आपने खुद ने निरीक्षण किया है, सिर्फ निरीक्षण करके आप बता रहे हैं, तो यह एक आत्मनिरीक्षण है। इसमें हम अपनी अनुभवों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने अनुभवों के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए यह अंतर्निरीक्षण विधि या यह अंतर्निरीक्षण नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों को स्वयं अध्ययन करके बताता है। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड की कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके कुछ गुण हैं एवं इसके कुछ दोष हैं। तो अंतर्निरीक्षण विधि के गुण इस प्रकार हैं। अंतर्निरीक्षण विधि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि है और इस विधि द्वारा चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है और चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड द्वारा ही मनोविज्ञान जो है वह एक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। दूसरी जो इसकी मेरिट है वह है कि अंतर्निरीक्षण विधि में व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति का सीधा अध्ययन कर पाता है, क्योंकि वह अपने अनुभवों को स्वयं बतलाता है, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। यह विधि जो है वह मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न करती है। प्राकृतिक और नेचुरल जो साइंसेज हैं वह हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, और फिज़िक्स केमिस्ट्री में इस विधि का उपयोग नहीं होता। यह विधि केवल मनोविज्ञान में ही उपयोग ली जाती है। यह विधि मनोविज्ञान की कुछ समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सटीक बैठती है। मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही अध्ययन संभव है। जैसे कि अभी हमने बताया चेतन अनुभूतियों का अनुभूति या एक्सप्रेस करना वह सिर्फ केवल किस में संभव है? मनोविज्ञान में। इसलिए मनोविज्ञान की जो कुछ समस्याएं हैं वो केवल इसी विधि द्वारा अध्ययन हो सकता है। अंतर्निरीक्षण विधि की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। इस विधि में आत्मनिष्ठता का गुण या ऑब्जेक्टिविटी का गुण अधिक होता है, जिस कारण इस विधि से जो तथ्य प्राप्त होते हैं वह वैध नहीं माने जाते। जैसा कि विद्यार्थियों आपको बताया जा चुका है कि इसमें सब्जेक्टिविटी अधिक है, व्यक्ति अपने अनुभवों को खुद बताता है, तो इसमें उसकी सब्जेक्टिविटी अधिक होती है। इस वजह से इससे प्राप्त जो तथ्य हैं उनको वैध नहीं माना जा सकता। दूसरा, इस विधि से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका सामान्यीकरण करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इस विधि से प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण करना दूसरे व्यक्तियों पर वैज्ञानिक नहीं होगा। इस विधि का तीसरा दोष यह है कि जब व्यक्ति अंतर्निरीक्षण करता है तो अंतर्निरीक्षण के दौरान अपनी अनुभूतियों का निरीक्षण करना प्रारंभ करता है, और जब वह अंतर्निरीक्षण करता है तो उसकी अनुभूतियां लगभग समाप्त हो जाती है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि आप किसी व्यक्ति को जब वह गुस्से में होगा उसे कहें कि वह अंतर्निरीक्षण करके यह बताए कि उसको किस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, तो यदि वह अंतर्निरीक्षण करना प्रारंभ करेगा तो जो उसकी गुस्से की अनुभूति है वह समाप्त हो जाएगी। अंतर्निरीक्षण विधि का उपयोग सभी तरीके के प्राणियों पर नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल सामान्य व्यक्तियों की अनुभूतियों का ही अध्ययन कर सकता है। जो व्यक्ति असामान्य होते हैं, जो अपने अनुभूतियों को एक्सप्रेस या नहीं बता पाते हैं, जैसे कि असामान्य व्यक्ति जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता, उन पर यह विधि द्वारा अध्ययन करना संभव नहीं है। साथ ही साथ यह विधि पशु पक्षी और शिशुओं के लिए भी अध्ययन विधि नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज आपने अंतर्निरीक्षण विधि एवं अंतर्निरीक्षण विधि के
गुण एवं दोषों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप मनोविज्ञान के जो अदर विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।